नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस के लिए यूपी स्पेशल का कंप्लीट कोर्स। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है यूपीपीसीएस मेंस में, एक ऐसा अकेला सब्जेक्ट जो 400 नंबर का आता है। ये हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रहे हैं, इस बुक पे ये बेस्ड है। ये जीएस फिफ्थ का हमारा 9th लेक्चर है। तो 5th वाला लेक्चर आपको मॉर्निंग में हम अपलोड करते हैं और 6th वाला जो है वो इवनिंग में। So hello guys, this is me Mohit Sharma, Director Sankalp IAS Academy, having more than 15 years of experience in civil service field, and my sole motive behind this series is to become your favorite teacher। उसके लिए काफ़ी मेहनत की जा रही है। लेक्चर की क्वालिटी में आप देख रहे होंगे, आपने पहले भी अगर कहीं से यूपी स्पेशल पढ़ा है या कोई बुक ली है तब भी आप अंतर को देख और समझ पा रहे होंगे। तो आप इसको ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। अभी हम गुप्ता एज पढ़ रहे हैं ना, तो गुप्ता एज में हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए थे। 2 टॉपिक जो हैं वो हमारे रह गए थे। ये 3 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं पर्याप्त प्रशस्ति तक। गुप्ता से लेके और दिल्ली सल्तनत तक जो ट्रेड सेंटर हैं, जो सिटीज़ हैं, तो उनका पतन हो रहा है, और दूसरा जो फ्यूडलिज्म है या सामंतवाद है उसका उदय हो रहा है। तो ये 2 चीज़ें हम समझेंगे पहले अपनी आज की क्लास में। बस अब 2 ही लेक्चर हैं, एक आज का और एक कल का। इसके बाद में आपका प्राचीन इतिहास उत्तर प्रदेश का कंप्लीट हो जाएगा। मध्यकालीन 2 ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और मध्यकालीन से पहले हम प्राचीन शहर पढ़ेंगे, ये अलग से टॉपिक है हिस्ट्री में। तो 30-35 शहर लगभग देखने हैं। 2 लेक्चर आप मान के चलो, 2 में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले 3-4 लेक्चर में आपका मध्यकालीन तक कंप्लीट हो जाने वाला है। तो ये 2 टॉपिक हम आज देखेंगे। इसके बाद में फिर जो पोस्ट गुप्ता एज है उसमें आते हैं हर्षवर्धन और कन्नौज के मोखरी, ये 2 हम आज देखेंगे। फिर हर्षवर्धन के बाद में आते हैं गुर्जर प्रतिहार यूपी में और ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल, तो ये भी हम आज देखेंगे। तो ये 6 टॉपिक हम अपनी आज की क्लास में देखने वाले हैं। ये जो कुछ बचे हुए टॉपिक हैं ये हम कल की क्लास में देखेंगे। यहाँ तक एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। फिर एक ये टॉपिक एंशिएंट सिटीज, 2 दिन में इसको देख के सीधा मध्यकाल पे आ जाएंगे, है ना। तो आज ये 6 टॉपिक हमने देखने हैं। तो अपना पहला टॉपिक देखते हैं कि ये जो क्लासिकल सिटीज थे, जो शहरीकरण के कारण ट्रेड के सेंटर थे, उनका पतन कैसे होने लगा। देखिए, हमने पहले ही बता दिया 16 महाजनपद के बाद से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट सिलेबस में है। तो एक अच्छा समझदार कैंडिडेट क्या करेगा, पहले से तैयारी करके जाएगा कि बाई चांस क्वेश्चन आए तो वो कर पाए। तो एक गैस किया जा रहा है कि क्या क्या पूछा जा सकता है। तो उसमें यह है कि फ्यूचर में ये भी पूछा जा सकता है कि कैसे ये शहरों का पतन हुआ, क्योंकि शहरीकरण पे ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, वो इस वजह से। देखिए, तो पहले इसका मीनिंग लिखेंगे कि गुप्त काल से दिल्ली सल्तनत तक शास्त्रीय शहरों के पतन के कारण और प्रभाव। तो इसका मीनिंग क्या है, तो आप खुद से सोच के बताओ कि डिक्लाइन ऑफ क्लासिकल सिटीज का मीनिंग क्या है। तो जहाँ जो वो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए शहर जाने जाते हैं, अगर वो एक्टिविटीज ना हो तो हम कहते हैं कि शहरों का पतन होने लगा। तो यही आप डेफिनेशन लिख दोगे कि ये डिक्लाइन ऑफ क्लासिकल सिटीज क्या था। इट रेफर टू द ग्रेजुअल वीकनिंग एंड इवेंचुअली डाउनफॉल ऑफ द फ्लरिशिंग अर्बन सेंटर, या अर्बन ट्रेड सेंटर लिख देना आप यहाँ पे, है ना। ये छोटी सी डेफिनेशन लिखोगे। इसके बाद का काम आसान है, बस अब आपको कारण बताने ऐसा क्यों हो रहा था और फिर उसका प्रभाव क्या हुआ। दोनों वाइस वर्सा हैं, ये था तो ये हो रहा था, ये था तो ये हो रहा था। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये टॉपिक आया, तो पहले एक छोटी सी डेफिनेशन आपको मिल गई। फिर कारण क्या है और प्रभाव क्या है ये बताना है। तो देखिएगा, सबसे पहले कारण देखते हैं। 1 मिनट। ये पहला कारण है पॉलिटिकल कोर्स, कोलैप्स ऑफ गुप्ता सेंट्रल अथॉरिटी। आप सोच के बताओ, एक बड़ा किंग है तो यहाँ पे व्यापार वाणिज्य अच्छा होगा, या यहाँ छोटे छोटे कई सामंती राजा हैं तब अच्छा होगा। ऑब्वियसली बड़े किंग में कई कारण हैं। पहला की करेंसी सेम रहेगी, तो यहाँ कहीं भी सामान बेचो कोई दिक्कत नहीं है, वो पैसा सब जगह चलता है। यहाँ बेच के सामान पैसा लेके आओगे तो वो यहाँ भी चलेगा, वरना तो वहां से जो मुद्रा मिलेगी यहाँ नहीं चलेगी। दूसरा, ट्रेड रूट की सिक्योरिटी। पता चला यहाँ से सामान लेके गए और यहाँ किसी ने लूट लिया, चूंकि यहाँ के राजा के यहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है ना। जब भी छोटे छोटे राजा होंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स पे निगेटिवली प्रभाव पड़ेगा, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो गुप्ता एज के बाद में जो पोस्ट गुप्ता एज है
उसमें हर्षवर्धन के समय थोड़ा सा साम्राज्य बड़ा हुआ, फिर अचानक से गुर्जर प्रतिहार हो गए, फिर थोड़ा साम्राज्य बड़ा हुआ, फिर उसके बाद कई जगह अलग अलग राजपूत आ गए। तो लगभग 1000 साल तक कोई बड़ी किंगडम बनी नहीं पाई। वरना तो ऐसे होता था कि 16 महाजन पे बाद मौर्य बड़े हो गए, फिर पोस्ट मौर्य आया, फिर गुप्ता बड़ी किंगडम हो गई, है ना। तो ये पहला कारण है। दूसरा, फॉरेन इन्वेजन। अगर विदेशी आक्रमणकारी हमला करेंगे लूट के उद्देश्य से, तो वो कहाँ करेंगे? शहरों भी करेंगे ना। तो यहाँ लगातार फॉरेन इन्वेजन हो रहे हैं। जैसे पहले गुप्ताओं के समय पे हूणों का इन्वेजन हुआ है ना, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो गुप्ताओं के बाद में हर्षवर्धन और उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार के समय पे अरब आक्रमण होने लगेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे जाएंगे तो तुर्क आक्रमण होने लगेंगे। हम ये किसी एक काल का नहीं पढ़ रहे, हमने बताया कि अगले 1000 साल तक ये घटना होगी, शहरों का पतन। तो हम उसके उदाहरण से आपको लिंक करके दिखा दे रहे हैं कि आप आगे किस तरह से लिंक करेंगे, है ना। तो फॉरेन इन्वेजन जो है वो इसका एक कारण था। इसके बाद में ये इंटरनल वॉर। पहला कारण कि शहरों का पतन क्यों होने लगा? क्योंकि राजा छोटा हो गया ना, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। दूसरा कारण, बाहर से हमले हुए। तीसरा कारण, ये आपस में लड़ते थे, तो अब आपस में लड़ने के एग्जाम्पल दोगे, है ना। जैसे हर्षवर्धन था, उसका परवर्ती गुप्त जो है मगध के लेटर गुप्ता, उनसे हमला था क्योंकि उसकी बहन को बंदी बना लिया था। जो बंगाल का इलाका है, वहाँ का जो गौड़ वंश है, वहाँ के शशांक से झगड़ा था। उत्तर भारत में कब्जा करा है तो लड़के ही करा हुआ है ना। और पुलकेशिन द्वितीय से झगड़ा था, साउथ इंडिया वाले से, नर्मदा नदी के तट पे उसने हराया था हर्षवर्धन को। तो ये आप कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसके बाद में गुर्जर प्रतिहार है। वो तो जो साउथ वाले राष्ट्रकूट हैं और बंगाल वाले पाल हैं, उनसे 200-250 साल तक लड़ते रहे, है ना। ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल ऑफ कन्नौज। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता रहा। उसके बाद में आएंगे मान लो राजपूत वाले में, तो पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो कन्नौज के गहड़वाल, उसके लिए जयचंद्र से झगड़ा कर रहे हैं ना। संघमित्रा की कहानी सुनी होगी आपने। तो यहाँ आप कुछ बस एग्जाम्पल दे देंगे, है ना। इंटरनल वॉर में ऑलरेडी यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे। बार बार ये कैपिटल को शिफ्ट कर रहे थे। जैसे कन्नौज के गहड़वाल हैं तो उन्होंने कभी वाराणसी को कैपिटल बनाया, कभी कन्नौज को कैपिटल बनाया। डन। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं वो आ रहे थे यहाँ पे। पॉलिटिकल कारण हमको पता चल गए शहरों के पतन के। पहला, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो गया, एक्सटर्नल अटैक हो गए, इंटरनल वार हो गए और कैपिटल शिफ्ट करना, ये सब। आप सोच के बताओ, आपको रटना नहीं है, समझना है। क्या ये जो 3-4 कारण बताए, क्या इनसे शहरों का फॉल होगा? बिल्कुल होगा, है ना। वहां ट्रेड कॉमर्स को राजा सपोर्ट नहीं करेगा, वो आंतरिक झगड़ों में लगा रहेगा, बाहरी हमलों से बचता रहेगा, छोटे छोटे राजा हो जाएंगे, तो फिर ट्रेड सेंटर अपने आप ही, है ना, नष्ट होने लगेंगे। तो आपने इसको फील करना है, अंडरस्टैंड कर लेना है कि हाँ इस वजह से ऐसा होगा, फिर आपको याद करना आसान हो जाएगा। देखिए, इकोनॉमिक कॉज क्या क्या हो सकते हैं इसके बाद में। डिसरप्शन ऑफ ट्रेड रूट, ये बता ही दिया हमने, है ना, कि एक बड़ा राजा होता था तो वो ट्रेड रूट को सुरक्षा देता था और वहां पे चोरी डकैती नहीं होती थी, तो ट्रेड अच्छे से होता था। तो ये एक समस्या हो गई। लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेड इससे बंद हो गया, तो सामान आपका दूरी पे नहीं बिकेगा, लोकल में बिकेगा, कम बिकेगा, आपका फायदा कम हो जाएगा, हो सकता है घाटा ही होने लग जाए। आप क्या करोगे, वहां से वो काम छोड़ के गांव चले जाओगे, ग्रामीण व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, शहरी अर्थव्यवस्था जो है वो कम होने लगेगी। डिक्लाइन ऑफ कॉइनेज, तो ये जो छोटे छोटे राजा हैं, यहाँ मेटल की कमी हो गई, सोने की, चांदी की, तो इन्होंने तांबे वगैरह के सिक्के चलाने शुरू कर दिए। जनता का उसमें विश्वास कम हो गया, तो जनता बार्टर सिस्टम पे आ गई, है ना। बार्टर सिस्टम आपने पता होगा, वस्तु के बदले में वस्तु, है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो आप सोचो, वस्तु विनिमय प्रणाली में आपको एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देनी है। तो गेहूं के बदले में चावल के लिए क्या आप गेहूं ढो के 200 किलोमीटर जाओगे, या कोशिश करोगे कि 5 किलोमीटर की रेडियस में कोई मिल जाए गेहूं के बदले में चावल? करेंसी तो आप कैरी कर सकते हो, लेकिन गुड्स कैसे करोगे इतना? तो जो कॉइन का डिक्लाइन है उसने भी ट्रेड को निगेटिवली प्रभावित कर रहा है ना। खुद सोचो, अगर इसमें जनता का विश्वास कम हो जाएगा और वो वस्तु विनिमय करे, तो लॉन्ग डिस्टेंस का तो ट्रेड होगा ही नहीं फिर।
और जब ट्रेड धीरे धीरे कम होगा तो जो ट्रेड को संचालित करने के लिए श्रेणी बनी हुई नहीं वो भी खत्म होने लगेगी, वो कोलैप्स होने लगी। ये आर्थिक कारण हैं जिनकी वजह से शहरों का पतन हो रहा था, है ना, कि ट्रेड रूट डिसरप्ट हो गए, डिक्लाइन ऑफ कॉइनेज एंड डिक्लाइन ऑफ गिल्ड्स। उंगलियों पे याद कर लेना आपकी ये 3 पॉलिटिकल कारण, ये 3 इकोनॉमिक कॉज इस तरह से, है ना। फिर वो एग्रेरियन फ्यूडलिज्म की तरह शिफ्ट होने लगा, तो सामंती व्यवस्था उसने भी इसको बढ़ावा दिया। सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स तो यही है कि शासन प्रणाली पहले किसी और तरह से चलती थी, अब शासन प्रणाली सामंती है, उसमें जमीन का कोई मालिकाना हक है, जमीन का आर्थिक महत्व हो गया, भूमि का आर्थिक महत्व। तो अब आदमी के पास पैसा है, वो व्यवसाय भी कर सकता है और वो उसको भूमि में भी लगा सकता है ना। तो ये जो सामंती व्यवस्था है ये भी कहीं ना कहीं कृषि को बढ़ावा दे रही है। और ये सामंती व्यवस्था किससे रिलेटेड है? शासन प्रशासन से रिलेटेड है। कास्ट का स्ट्रेटिफिकेशन होने लगा। ये जो भूमि दान में दी गई थी शुरू में, तो ब्राह्मण, बौद्ध, भिक्षु इन सबको दी गई थी, तो और इसका महत्व ज्यादा होने लगा, आर्थिक महत्व। तो जिनके पास ये भूमि है उनका सामाजिक महत्व ज्यादा होने लगा, तो ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया, क्षत्रियों का भी महत्व बढ़ गया, है ना। और जो सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पहले अधिकारी होते थे, उनकी जगह ये जो वहां भूमि का मालिक है वही शासन प्रशासन देखने लगा। तो क्या योग्य व्यक्ति शासन प्रशासन देख रहा है या वंशानुगत रूप से सामंत देख रहे हैं? अगर वो अधिकारी होता तो राजा किसी योग्य व्यक्ति को अधिकारी बना के नियुक्त करता, लेकिन सामंती व्यवस्था में तो उस सामंत का बेटा ही सामंत बनेगा, चाहे वो योग्य ना हो, है ना। तो वो कैसे अच्छे से वहां के ट्रेड व्यापार को बढ़ावा देगा? तो इन सब एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स ने भी शहरों का जो है उनको नष्ट किया या शहरीकरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, है ना। इसके बाद में रिलीजियस एंड कल्चरल कोर्स भी हैं। देखो जो जैसे हमने बताया कि टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी आई थी, है ना, तो इसका मतलब मंदिर खाली मंदिर का ही काम नहीं कर रहे थे, मंदिर आपको रोजगार भी दे रहा था, चूंकि उसके पास बहुत बड़ी मात्रा में जमीन थी, तो वहां खेती करने के लिए कि आप खेती करोगे तो उसके बदले में कुछ मिलेगा, बाकी मंदिर अपने पास रखेगा, है ना। तो मंदिर पॉलिटिकल फंक्शन भी प्ले कर रहा था, इकोनॉमिक फंक्शन भी प्ले कर रहा था, और धार्मिक सांस्कृतिक तो कर ही रहा था। नृत्य संगीत पहले ये सब मंदिर में होते थे, आज आप शास्त्रीय नृत्य पढ़ते हो गए ना, तो ज्यादातर वो मंदिर में प्ले होते थे। तो इस वजह से जो वो शहर है उसका धार्मिक महत्व ज्यादा बढ़ने लगा, और वो जो ट्रेड की वजह से फेमस हो रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगा, है ना। तो वो जो ट्रेड सेंटर थे वो पिलग्रिमेज सेंटर में कन्वर्ट हो गए, राइज ऑफ टेम्पल इकोनॉमी की वजह से। डन। तो ये 1-2 फैक्टर आप यहाँ पे लिख दोगे, हल्के हल्के से 4-5 पॉइंट इकट्ठे कर लेना, बाकी उतने काम का टॉपिक तो है नहीं, हमने बताया क्वेश्चन तो इससे आए हुए हैं नहीं अभी, है ना। इसके बाद में आप देखो इसी में, और डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, शिफ्ट इन पैट्रोनेज। जब राजा खुद ही छोटा है वो क्या संरक्षण देगा, है ना। जो कल्चरल सपोर्ट होती थी, या जो आर्टिस्ट होते थे वो कुछ बनाते थे, उनका सामान राजा खरीद लेता था, तो वो सब फिर नहीं हो पाएगा। डन। जो यूनिवर्सिटियां थी उनको जो फंड दिया जाता था, राजा जो पैसा देता था या दान देता था, वो नहीं मिलेगा, तो वो धीरे धीरे बंद होने लगेंगे, और फिर लोग शिक्षित नहीं रहेंगे, तो वो अर्बन सेंटर ट्रेड पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। डन। कुछ प्राकृतिक कोर्स भी हैं, जैसे बाढ़ वगैरह का आ जाना, कोसाम्बी इसका एग्जाम्पल है ना। यमुना नदी में फ्लड की वजह से ये जो कोसाम्बी है उसको नुकसान हुआ, तो वो एक फिर मेजर ट्रेड सेंटर नहीं रहा। और एग्रीकल्चर सरप्लस में भी कमी आई डिफोरेस्टेशन की वजह से। डन। तो ये हमने कैटेगराइज करके 8-10 कोर्स देख लिए जिनकी वजह से जो शहरीकरण है उस पर नकारात्मक प्रभाव हुआ। अब ये हमने देखना है कि अगर सिटीज का डिक्लाइन होगा तो उसका प्रभाव क्या होगा। तो बताया जिस वजह से सिटीज का डिक्लाइन हो रहा है ये उसको बढ़ावा देगा। अगर शहर में व्यापार वाणिज्य कम हो जाएगा, राजा को टैक्स कम मिलेगा, तो फिर राजा की शक्ति कम होने लगेगी, फिर पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन होने लगेगा। तो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन वो डिक्लाइन ऑफ सिटीज को बढ़ावा दे रहा है, एंड डिक्लाइन ऑफ सिटीज पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन को बढ़ावा दे रहा है ना। तो ये चीजें आपस में लिंक हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एक एक करके देखते हैं। पहले इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होंगे। तो अर्बन इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी अगर शहर नहीं रहेंगे तो, है ना।
शार्प डिक्लाइन इन लग्जरी गुड्स, क्राफ्ट एंड ट्रेड। ऑब्वियसली है ना, वो जो ट्रेड सेंटर थे, सिटीज थे, वहीं पे ये सारी चीजें मिलती थी। राइज ऑफ सेल्फ सफिशिएंट प्लेस, टेम्पल एज इकोनॉमिक यूनिट, टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी, सेम से ही पॉइंट है ना। पॉलिटिकल इम्पैक्ट की फ्रेगमेंटेशन होने लगेगा, स्मॉल किंगडम बनने लगेंगी। कैसे बनेंगी वो समझ में आ गया, जब राजा को टैक्स ही कम मिलेगा तो वो इतने बड़े क्षेत्र पे कैसे अधिकार रख पाएगा। स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी आ जाएगी। पॉलिटिकल इम्पैक्ट में जब राजा छोटे छोटे हो गए ट्रेड कम होने की वजह से, तो अब उन्हें हमला करके हराना आसान है, तो बाहर से आक्रमण होने लगेंगे, हून, अरब एंड फिर तुर्क। भारत की हिस्ट्री में जब भी बड़े राजा हुए हैं तो बाहरी हमले कम हो गए, और जब भी छोटे छोटे राजा हुए हैं तो बाहरी हमले बढ़ गए। स्टेट का रेवेन्यू कम होने लगेगा, ऑब्वियसली इसी की वजह से तो ये हो रहा है, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन एंड स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। तो ये पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। एंड सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट देखें तो बुद्धिज्म का डिक्लाइन होने लग जाएगा। बताया राजा कमजोर है, अब वो अपना शासन प्रशासन देखे, उसके पास रेवेन्यू कम है, या बुद्धिज्म जैनिज्म इन सबको दान दे, है ना। तो बुद्धिज्म का जो पैट्रोनेज है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, तो ये इसका सामाजिक और कल्चरल प्रभाव आ रहा है। पाला डायनेस्टी वो लास्ट डायनेस्टी थी जिसको माना जाता है कि जिसने भारत में बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया, है ना। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी शायद बनवाई थी, है ना। तो ब्राह्मणिकल रिवाइवल होने लगा, डिक्लाइन इन अर्बन कॉस्मोपॉलिटनिज्म। सोच के देखो, अगर कहीं पे शहर है, शहरीकरण है, तो वहां तो अलग अलग तरह का व्यापार वाणिज्य करने के लिए सब जगह से लोग आएंगे, तो वहां जो आबादी होगी वो तो मिश्रित होगी ना, सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते होंगे, क्योंकि वो बहुत अलग अलग जगह से आ रहे हैं व्यापार वाणिज्य करने। अब शहरीकरण जो है वो नष्ट होने लगा, तो क्या हो जाएगा, फिर जब इसका ट्रेड इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, रिलीजियस इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो अब घेटवाइजेशन होने लगेगा, हिंदू अलग रहने लगेंगे, मुस्लिम अलग रहने लगेंगे, फिर इनमें भी जाति के हिसाब से होने लगेगा, है ना। तो जो जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म था वो तो फिर कम होने लगेगा। नगर की जो विविधता है, इसको आप विविधता समझ सकते हो, नगरीय विविधता, सोच के देखो कम हो जाएगी ना। एजुकेशन सेंटर का डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक। जो अर्बन स्ट्रक्चर है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिटीज, जैसे पिलग्रिमेज सेंटर बन के रह गए बस। पहले व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थे, लोग आते थे वहां व्यापार वाणिज्य करने, लेकिन धीरे धीरे वो तीर्थ यात्रा के सेंटर में बदल गए। फिर कुछ शहरों को लोग छोड़ देंगे, त्याग देंगे, उन्हें छोड़ के गांव में चले जाएंगे। तो ये प्रभाव हमने देख लिए, 8-10 हमने कोर्स देख लिए, 8-10 प्रभाव देख लिए, किस चीज के, शहरों का पतन। और ये गुप्त काल के अंत से लेके और राजपूत काल तक आ जाए तो आपने सेम ही आंसर लिखना है, एग्जाम्पल बदल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में दूसरा टॉपिक है हमारा सामंतवाद। तो सामंतवाद के क्या कारण और प्रभाव हैं, इसमें भी क्या करेंगे, पहले एक डेफिनेशन और परिभाषा चाहिए छोटी सी, फिर कारण, कारण के बाद में प्रभाव। इसके कारण और प्रभाव लगभग वैसे ही हैं जैसे शहरों के पतन के हैं, क्योंकि शहरों का पतन हो रहा है, सामंतवाद का उदय हो रहा है, दोनों चीजें साथ साथ हो रही है ना। तो जिसकी वजह से शहरों का पतन हो रहा है उसी की वजह से सामंतवाद का उदय हो रहा है। जैसे पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है, छोटे छोटे राजा हो गए, है ना, तो वो छोटे छोटे सामंती राजा ही तो हैं एक बड़े राजा के अंदर में, फ्यूडल लॉर्ड्स। तो राजा की शक्ति कमजोर होने की वजह से ही ट्रेड कम हुआ, और वो शक्ति कम होने की वजह से उसको फ्यूडल लॉर्ड्स बनाने पड़े। तो कारण प्रभाव लगभग सेम से है। परिभाषा देख लो आपकी, सामंतवाद होता क्या है। फ्यूडलिज्म रेफर टू अ सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन विच पावर वाज डिसेंट्रलाइज्ड, लैंड वाज ग्रांटेड टू लोकल चीफ एंड रिलीजियस लीडर एंड मिलिट्री कमांडर्स हु इन रिटर्न प्रोवाइड लॉयल्टी, टैक्सेस एंड सोल्जर्स टू देयर ओवरलॉर्ड। अब इस परिभाषा को तोड़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा याद करने के लिए। सबसे पहले फ्यूडलिज्म क्या है, एक सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम है। इसका मतलब सामंतवाद आने का राजनीति पे भी प्रभाव पड़ेगा, समाज पे भी प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे नगरीकरण की जगह ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी, है ना, बड़े राजा की जगह छोटे छोटे राजा होने लगे, और धार्मिक गतिविधियों का महत्व बढ़ गया, भूमि का महत्व बढ़ गया। सोशियो प्रणाली में जो सामंत हैं उनकी अच्छी पोजीशन होने लगी।
तो पहले हम इतना याद करा कि क्या होता है, ये एक सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम होता है। क्या होता है भाई इस सिस्टम में, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम में, इन विच पावर वाज डिसेंट्रलाइज्ड, लैंड वाज ग्रांटेड टू लोकल चीफ एंड रिलीजियस लीडर एंड मिलिट्री कमांडर। तो दो बातें याद रखनी है कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ हो और जमीन बांटी गई हो लोकल चीफ को, रिलीजियस लीडर को एंड मिलिट्री कमांडर्स को। जो तुर्कों की एकता व्यवस्था आएगी उसमें मिलिट्री कमांडर को देते थे, इसमें क्या कह रहे हैं, लोकल लीडर एंड रिलीजियस लीडर एंड मिलिट्री कमांडर। डन। तो याद रखना आसान है, एक ऐसा सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ हो और जमीन लोकल चीफ, रिलीजियस लीडर, मिलिट्री कमांडर को बांटी गई हो। और ये जो लोकल चीफ ये सब हैं, ये इसके बदले में क्या देते हो, हु इन रिटर्न प्रोवाइड लॉयल्टी, टैक्सेस एंड सोल्जर्स टू देयर ओवरलॉर्ड। जब भी उसको जरूरत होगी बड़े राजा को तो अपनी सेना लेके जाएंगे उसकी तरफ से लड़ने, है ना, उसको कुछ टैक्स भी देंगे और उसके लिए जो अपनी लॉयल्टी है उसको बनाए रखेंगे। तो यहां से आप याद करना भी सीख रहे हो, किसी डेफिनेशन को कैसे याद करते हैं। अब देखो इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया तो आसानी से याद कर लोगे कि पहली बात ये एक सिस्टम है, कैसा, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक। क्या होता है सिस्टम में, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जमीन बांटी जाती है इन 3 लोग को और ये 3 लोग बदले में क्या देते हैं, लॉयल्टी, टैक्स एंड मिलिट्री या अपने सोल्जर। आसान है ना। फिर ये सामंतवाद क्या है, थोड़ा सा ऐसे भी बता सकते हो कि ये जो घटना है इसका गुप्ता एम्पायर के बाद से 6th सेंचुरी से और 12th सेंचुरी तक इंडिया में राइज हुआ और इस प्रणाली को बाद में जो एकता व्यवस्था थी उसने रिप्लेस किया। ये इंट्रोडक्शन में आप इसमें से कोई 1 या 2 लाइन यूज कर सकते हो, चाहे तो डेफिनेशन बता सकते हो या ये प्रणाली कब राइज हुई वो बता सकते हो या बहुत शॉर्ट में करो तो दोनों को लिख सकते हो। डन। तो परिभाषा तो हमने एक देख ली बढ़िया सी। अब इसके देखो कारण सेम है जो सामंतवाद के उदय हैं। जैसे पॉलिटिकल कोर्स में देखें तो जो एक बड़ा एम्पायर है वो ब्रेक हो जाएगा तभी तो छोटे छोटे बनेंगे, है ना। और उसके ब्रेक होने के क्या कारण है, बाहर से हमले हो जाना, आपस में झगड़े होना, है ना। तो फॉरेन इन्वेजन एंड जो इंटरनल वार होते थे वो सब चीजें, तो वो सब इसमें भी लिखे हुए हैं सेम टू सेम। इससे जो ट्रेड है वो कम होने लगेगा शहरों में, राजा ट्रेड को बढ़ावा दे या आपस के ये झगड़े और बाहरी हमलों से बचे, है ना। सेम इकोनॉमिक कॉज भी होने लगेंगे, जमीन दान में दी गई तभी तो जमीन का महत्व बढ़ा, जमीन का महत्व बढ़ा तभी तो जमीन को रखने वाला का प्रभाव बढ़ा, तभी तो वो वहां का सामंत बना, है ना। तो जो लैंड ग्रांट दिए गए और जमीन का प्रभाव इसलिए भी बढ़ा क्योंकि जो कॉइनेज सिस्टम है वो कम हो गया था, है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो उसमें तो जो उपज है उसी का महत्व है, शहरों का प्रभाव कम हो जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कम होने लगा तो लोग ट्रेड छोड़ के जमीनों में लग गए, फिर किसानी में लग गए। अंडरस्टैंड। तो ये सेम कोज आ गए, देखो पॉलिटिकल कोज भी सेम आ गए, इकोनॉमिक कोज भी सेम आ गए, ठीक है ना। सामंतवाद के उदय के भी वही कारण आएंगे जो शहरों के पतन के आएंगे, बस लिखने का तरीका बदलेगा। तो ये सेम की श्रेणी खत्म हो गई, ये सब आप पढ़ लेना, सेम है। सोशल कोज में वर्ण जाति सिस्टम ये ज्यादा स्ट्रेंथन हुई, ब्राह्मणों और क्षत्रियों का महत्व बढ़ गया, है ना। तो जो ज्यादातर सामंत थे इस समय वो ब्राह्मण और क्षत्रिय ही तो थे, है ना। इसलिए इसने भी इसको बढ़ावा दिया सामंतवाद को। सामंतवाद ने जाति व्यवस्था को बढ़ावा दिया और जाति व्यवस्था ने सामंतवाद को बढ़ावा दिया, ठीक है। पीजेंट तो बस एक कैसे समझो कि जमीन में मजदूर की तरह बन के रह गए और एक नया भूस्वामी अभिजात्य वर्ग, मतलब कि एक थोड़ी जो एक रिच कम्युनिटी है जिनके पास जमीनें थी वो बनी, ठीक। एंड रिलीजियस एंड कल्चरल कोज में कि जो मंदिरों को बड़े बड़े दान दिए गए थे, दरअसल में शुरुआत तो वहीं से हुई थी, मंदिर और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान में दी गई, तभी तो जमीन का मालिकाना हक मिला, तभी तो जमीन रखने वाले का महत्व बढ़ा, फिर तभी तो वो सामंत होना। इनको लिंक कर लेना, थोड़ा सा रटने नहीं पड़ेंगे, है ना। कुछ नेचुरल कॉज भी हो सकते हैं कि जैसे नदी मार्गों में परिवर्तन हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन जो है वो खत्म होना शुरू हो गया, ठीक। तो उससे क्या होगा कि विलेज जो है वो इनवर्ड लुकिंग होने लगे होंगे, सेल्फ सफिशिएंट होने लगे होंगे। जब सरप्लस होगा तो आप शहरों में बेचोगे, तो गांव और शहर जुड़ गए।
सरप्लस नहीं होगा, अपने खाने जितना ही होगा, तो फिर क्या गांव के लोग शहरों में जाएंगे? गांव का महत्व बढ़ने लगेगा ना, वो आत्मनिर्भर होने लगेंगे। आप इसको अपनी भाषा में यहाँ लिख लेना जिससे कि आप इसको समझ पाओ। तो ये हमने इसके कारण देख लिए। फिर भाव भी लगभग सेम है कि जब सामंतवाद का उदय हुआ तो राजा की शक्ति कमजोर हो गई, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, छोटे छोटे बहुत जगह राजा बनने लगे और नई नई जो राजपूत कम्युनिटी हैं उनका इमरजेंस हुआ। छोटे छोटे कई राजा बनेंगे तो आंतरिक झगड़े भी बढ़ जाएंगे, है ना। आंतरिक झगड़े बढ़ेंगे, छोटे छोटे राजा होंगे तो फिर बाहर से भी हमले होने लग जाएंगे। तो यहाँ दोनों बातें बताया, वो बाहर से हमले हो रहे हैं वो इसका कारण है, और ये छोटे छोटे फ्रेगमेंटेशन हो गया, उसी वजह से बाहर के हमले हो रहे हैं। दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। हमलों की वजह से राजा छोटा हो रहा है और राजा छोटे होने की वजह से हमले हो रहे हैं। ठीक, तो यहां पर लिख लेना आप, इंटरनल वार लिख लेना, एक्सटर्नल एग्रेशन लिख लेना। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है इंक्रीज्ड वारफेयर बिटवीन फ्यूडल चीफ्स, इंटरनल वाला तो है, एक्सटर्नल वाला लिख लेना। फिर आर्थिक प्रभाव क्या होगा, सोच के बताओ। सामंतवाद का भूमि को और कृषि व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा या शहरीकरण को? डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड अर्बन इकोनॉमी, श्रेणियां नष्ट होने लगेंगी, समझ गए ना। कृषि व्यवस्था को विस्तार मिलेगा। सोशल एंड कल्चरल इंपैक्ट क्या होगा, जिनके पास जमीन है जो लैंडलॉर्ड हैं, तो एक नई कम्युनिटी का उदय हो गया, राइज ऑफ लैंडलॉर्ड एरिस्टोक्रेसी, और इनमें ज्यादातर ब्राह्मण क्षत्रिय हैं तो इनका प्रभाव बढ़ने लगा। तो फिर जाति व्यवस्था और जो वर्ण व्यवस्था है और ज्यादा मजबूत होने लगेगी, है ना। कास्ट हायरार्की और ज्यादा रिजिड हो जाएंगी, वुमेन का स्टेटस पहले से थोड़ा कमजोर हो जाएगा। ये सोशल प्रभाव हो गए सामंतवाद के। पोस्ट गुप्ता से लेके राजपूत तक कुछ भी आ जाए 1500 साल में, तो यही लिखने, समझ गए ना। सैन्य प्रभाव क्या होंगे बताना, एक बड़ी केंद्रीकृत सेना होगी या छोटे छोटे होने लगेंगे? तो इमरजेंस ऑफ राजपूत फ्यूडल आर्मीज बट एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल डिफेंस, तभी तो बाहर से हमले हुए। महमूद गजनी आया, 17 बार लूट के गया, 17 बार। सोचो, एक दो बार नहीं, 25 साल के अंदर अंदर 17 बार उसने हमले करे, और एक बार भी नहीं हारा, हर बार लूट के चला गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल डिफेंस नहीं था, छोटे छोटे बहुत सारे राजा थे, एक एक करके सबको हरा लेता था, है ना। तो जो अरब इन्वेजन हुए, तुर्क इन्वेजन हुए, वो फिर इस वजह से कुछ कुछ सफल रहे इन इलाकों में। रिलीजियस क्या होगा तो बताओ, देखो टेम्पल और ये भूमि का दान आपस में जुड़ा हुआ है, टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी है ना। तो टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, ब्राह्मणों की पोजीशन इससे अच्छी हो जाएगी। एक नया हो रहा है साइड में यहाँ पे, भक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशन का डेवलपमेंट। तो भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में है, बाद में वहां पे देखेंगे। एजुकेशन लिटरेचर सोच के बताओ आप, ये बढ़ने लगेगी घटने लगेगी? ये जब राजा इनको पैट्रोनेज देता था, इनका फंडिंग करता था, तभी तो ये सब चल पाते थे। तो ये रिड्यूस होने लगेंगे, डिक्लाइन होने लगेगा। डन। संस्कृत लिटरेचर डिक्लाइन होने लगेगी, धीरे धीरे उसकी जगह हिंदी ले लेगी, और फिर तो तुर्क आ जाएंगे तो पर्शियन लैंग्वेज उसकी जगह ले लेगी। तो 8-10 कारण देख लिए, 8-10 प्रभाव देख लिए, शहरीकरण के भी, शहरों के पतन के भी, और सामंतवाद के भी। सामंतवाद का उदय और शहरों का पतन, है ना। एक्स्ट्रा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने के चांस अभी कम है, फिर भी आप आधा आधा एक एक पेज के नोट्स इन पे बना लेना, सेफ साइड, है ना। अब देखो पोस्ट गुप्ता में कौन आते हैं। एक तो आएंगे इसमें हर्षवर्धन, एक कन्नौज के मोखरी। तो 2 क्वेश्चन तो हम कर चुके ऑलरेडी, उन्हें तो हम रिपीट नहीं करेंगे। ये आ जाए कि कन्नौज के मोखरी वंश का उत्तर प्रदेश पे प्रभाव बताओ, या कन्नौज के मोखरी वंश में उत्तर प्रदेश की भूमिका बताओ, तो लिख लोगे ना। पहले ही बता चुके हैं कि 1500 साल में भूमिका या प्रभाव आ जाए तो कैसे लिखना है। अगर नहीं अभी समझ आ रहा है तो जो पिछली क्लास है, मे बी 7th या 8th नंबर वाली, उसको जाके आप एक बार देख लो। ये 9th क्लास है तो 8th वाली में आपको मिलेगा। डन। तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। हर्षवर्धन के समय में क्या हुआ वो भी नहीं पढ़ेंगे, इसका क्या प्रभाव है, उन सब के आंसर हम देख चुके। तो हम यहाँ क्या एक्स्ट्रा देखेंगे, मोखरी का थोड़ा पॉलिटिकल की, कौन राजा था, कहाँ स्थापना थी उत्तर प्रदेश में, कहाँ थे और कैसे डिक्लाइन हुआ, इनको किसने हराया। सेम यही हर्षवर्धन में देखेंगे। हर्षवर्धन वाले में एक चीज एक्स्ट्रा देखेंगे, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर उन चीजों के लिए भी फेमस है,
तो ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि हर्षवर्धन काल में उत्तर प्रदेश में हुए सांस्कृतिक स्थापत्य विकास को लिखिए, तो हम उसको अलग से देखेंगे क्या सांस्कृतिक विकास हुआ यूपी में उस समय, है ना। तो बेसिकली हमें पढ़ना यहाँ पे ये था कि इन वंशों का उत्तर प्रदेश पे क्या प्रभाव हुआ या इन वंशों में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका थी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके। अब हमें क्या देखना है, जब अगर क्वेश्चन आया इनका प्रभाव या कुछ लिखो तो उसी में कुछ इनके राजा के बारे में, है ना, कुछ ये कब उदय हुआ, कौन फाउंडर था, कौन बड़ा राजा था, कब इनका अंत हुआ, ये कुछ मसाला लिखेंगे बीच बीच में इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में। हमने जो ये आपको तरीका बताया है लिखने का, उसमें आपको स्पेसिफिक पॉइंट जरूरत होता है ना। उदाहरण के लिए जैसे वहां लिखेंगे आंतरिक संघर्ष हुए और हर्षवर्धन पे क्वेश्चन आए कि प्रभाव लिखो, तो वहां आप आंतरिक संघर्ष लिख रहे हो तो हर्षवर्धन का किससे झगड़ा हुआ पता होना चाहिए ना। तो वो स्पेसिफिक पॉइंट हमको यहां से मिल जाएंगे, ठीक। और हर्षवर्धन वाले में सांस्कृतिक अलग से देख लेंगे। देखिए तो पहले देखते हैं कन्नौज के मोखरी। तो जब ये जो गुप्ता वंश है ये समाप्त हुआ, तो देखो यहाँ हरियाणा के इलाके में थानेश्वर, यहाँ पे तो आया पुष्यभूति वंश, यहाँ इसमें सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी में कन्नौज को कैपिटल बनाया, कभी वाराणसी को नहीं, वाराणसी नहीं, वो गढ़ वालों ने बनाई थी। तो यहाँ आया मोखरी वंश। अब ये मोखरी जो है कन्नौज वाले, इनका झगड़ा चलता था, यहाँ पे आ गए, फिर गुप्ता हटे थे, उनकी जगह कौन आए थे, लेटर गुप्ता, इसको हिंदी में परवर्ती गुप्त बोल सकते हैं ना। इनसे झगड़ा चल रहा था देवगुप्त। और इधर बंगाल, वहां का शासक है शशांक, गौड़ किंग शशांक, उनसे झगड़ा चल रहा था मोखरियों का। और मोखरी का झगड़ा इनसे भी चल रहा था पुष्यभूति डायनेस्टी वालों से। पुष्यभूति वालों से तो इनका झगड़ा बाद में खत्म हो गया, क्योंकि हर्षवर्धन की बहन का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश में हो गया। लेकिन जो ये परवर्ती गुप्त और जो गौड़ हैं बंगाल के, उनसे तो झगड़ा है, उन्होंने मिलके इस पे हमला कर दिया, है ना। और जो कन्नौज के मोखरी हैं, शायद हरिवर्मन या ग्रहवर्मन उनका नाम है, अभी देख लेंगे, उनकी हत्या कर दी। और राज्यश्री जो हर्षवर्धन की बहन थी उसको बंदी बना ली। तो अब इसको बचाने कौन आएंगे, ये थानेश्वर के पुष्यभूति, है ना। और ये इनको हरा देंगे, इनको भी हरा देंगे, असम के साथ मिलकर इन पे हमला करा था। तो अब क्या है कि राज्यश्री को उसका शासन वापस दे दिया जाए, पर वो कैसे उस शासन को करे, तो उसकी मदद के लिए ये थानेश्वर के पुष्यभूति यहाँ पे आ गए और कन्नौज को कैपिटल बना लिया। फिर कन्नौज के वर्धन हो गए, चूंकि हर्षवर्धन हो रहा है तो उनके नाम ऐसे थे, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, तो इसको वर्धन डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो जो थानेश्वर के पुष्यभूति थे वो कौन बन गए बाद में, कन्नौज के वर्धन, है ना। तो मोखरी वालों में हम थोड़ा सा ये देख रहे हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड कि देखो ये दोनों ही शुरू में कौन होंगे, गुप्ता हैं, तो गुप्ताओं के सामंत होंगे ना, तभी तो गुप्ता साम्राज्य छोटा हुआ तो फिर इंडिपेंडेंट किंग बन गए। तो हम वर्धन वाले में भी लिख सकते हैं कि शुरू में गुप्ताओं के सामंत थे, और कन्नौज के मोखरी में भी लिख सकते हैं गुप्ताओं के सामंत थे। तो लिखेंगे शुरू में गुप्ताओं के सामंत थे, पहले मगध के रीजन के आसपास में थे, फिर कन्नौज के आसपास आ गए, और कन्नौज में आके जब गुप्त राजा कमजोर हुए तो अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर दिया, है ना। तो फिर एक आध राजा का नाम लिखेंगे, कौन फाउंडर था, क्या था, कि इनका फाउंडर हरिवर्मन था, इनका महत्वपूर्ण राजा ईशान वर्मन हुआ, उसने लेटर गुप्ताओं को हराया, इनका अंतिम राजा ग्रहवर्मन हुआ, जिसका विवाह हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री से हुआ। इसको लेटर गुप्ताओं में किंग देवगुप्त ने पराजित कर दिया शशांक के साथ मिलके, और इसकी हत्या कर दी। ये सब स्टोरी तो बता रखी है देवगुप्त और शशांक वाली, है ना। उसके बाद में फिर इस वंश का, कन्नौज के मोखरी वंश का पतन हो गया और हर्षवर्धन ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया, एक्वायर्ड बाय हर्षवर्धन। डिक्लाइन पता चल गया हमें कैसे हो गया, है ना। और ये आ जाए कि इनका यूपी पे क्या इम्पैक्ट हुआ, तो आप लिख लोगे आसानी से। 8-10 पॉइंट आपको रेडीमेड बता रखे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं ना, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी वरना। सिग्निफिकेंस क्या था कि इन्होंने कन्नौज को एक मेजर पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर बनाया। ये कुछ 1-2 लाइनें सिग्निफिकेंस में लिख दोगे।
अब देखो पहले गुप्ता एम्पायर था, फिर हर्ष आया, बीच में आए, तो इन्होंने उनके बीच में ब्रिज का काम करा। अब ये पॉइंट तो पढ़ के बना के लिखे जा सकते हैं, है ना। एक ही क्यों जाने जा रहे हैं, इस समय गुप्ताओं के लास्ट में अटैक किसके हो रहे थे, हूणों के। तो हूण अटैक जो है उनका इन्होंने सामना किया, उनको सफल होने से रोका इस इलाके में। डन। तो इनकी जो भूमिका थी वो ट्रांजिशनल रोल था, संक्रमणकालीन भूमिका थी कि एक बड़ा राजा गुप्ता गया, दूसरा बड़ा राजा हर्षवर्धन आया, तो बीच में ट्रांजिशनल भूमिका इनकी थी। इतना लिख के हम लिख देंगे। कभी आ जाए कि मौखरी वंश का भूमिका लिखो, तो शुरू में ये लिखेंगे, फिर उत्तर प्रदेश पे थोड़ा प्रभाव या रोल लिखेंगे, लास्ट में ये कंक्लूजन कर देंगे। और ये जो हमने पढ़ा है कि हरिवर्मन, गृहवर्मन और शुरू में गुप्ताओं के सामंत थे, ये हम कहीं कहीं पे यूज कर लेंगे। इसके बाद में आती है वर्धन डायनेस्टी। तो इसमें भी शुरुआत में कौन था कि भाई पुष्यभूति ने 6वीं 7वीं शताब्दी में इसकी स्थापना करी थी। पहले इनकी कैपिटल थानेश्वर हरियाणा थी, बाद में फिर कन्नौज उत्तर प्रदेश को इन्होंने अपनी कैपिटल बना दिया, है ना। शुरू के राजा में की पुष्यभूति था, फिर प्रभाकर वर्धन के बेटे थे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री बेटी थी उसकी। जब जो राज्यश्री को बंदी बनाया तो राज्यवर्धन छुड़ाने गया, तो इसकी भी धोखे से हत्या कर दी, तब फिर हर्षवर्धन गया था। तो ये 2-4 कीवर्ड के लिए नाम याद रख लोगे। हर्षवर्धन का कैसे राइज हुआ, है ना, कि राज्यवर्धन की हत्या कर दी, फिर 16 साल की उम्र में इसने अभियान करा, राज्यश्री को छुड़ाया, फिर कन्नौज को अपनी कैपिटल बना लिया, और धीरे धीरे करके लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया पे इसने अपना कब्जा करा। साउथ इंडिया में कोशिश करी तो पुलकेशिन दैत्य से हार गया। बस ये कहानी आपको याद रखनी है। डन। उसके बाद में चूंकि इसकी संतान नहीं थी, तो इसका जो राज्य है वो डिक्लाइन कर गया। ठीक है, ये डिक्लाइन हो गया। ये एक्स्ट्रा कहानी हमने बस देखनी है। बाकी जो प्रभाव हैं इसके, तो 8 प्रभाव रेडीमेड आपके पास ऑलरेडी पहले से हैं, उसके उदाहरण भी हमने वहां अलग अलग राजा वाइज ऑलरेडी लिखवा दिए हैं। बस इसका एक जो प्रभाव है सांस्कृतिक प्रभाव, वो काम का है, तो उसको हम अलग से देख रहे हैं, वरना ये प्रभाव हम देख चुके। इस पे सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सांस्कृतिक विकास हुआ। तो हालांकि ये भी हमने उन 8 प्रभावों में बताया था, पर अलग से इसको देख लो। पहला कि संस्कृत को बढ़ावा दिया गया, तो 2-3 किताबों के नाम, है ना। बाणभट्ट का हर्षचरित, हर्षा के नाटक, रत्नावली, प्रियदर्शी का नागानंदा। ये पहला सांस्कृतिक विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में, संस्कृत को बढ़ावा। दूसरा रिलीजियस पॉलिसी, धार्मिक रूप से सहिष्णु है। शुरू में शैव था, बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया, लेकिन बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद भी अन्य धर्मों को बढ़ावा दिया, है ना। ये सब लिख देंगे। असेंबली बुलाता था, तो 2 असेंबली बताऊंगी आपको, बता चुके हैं ये सब पहले भी, कि कन्नौज में महासभा और प्रयागराज में महामोक्ष परिषद, दोनों बताए ऑलरेडी, है ना। कम से कम 6-7 पॉइंट पता चल गए सांस्कृतिक विकास में। फिर पिलग्रिमेज सेंटर का विकास हुआ यूपी में, जैसे कन्नौज भी एक मेजर रिलीजियस कल्चरल सेंटर के रूप में उभरा, और प्रयागराज भी, है ना। और अयोध्या में इस समय जो ब्राह्मणिकल फेथ है वो बढ़ रहा था। तो ये कुल मिला के 7-8 पॉइंट हमने इनमें कल्चर वाले देख लिए। तो जो पोस्ट गुप्ता से एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से। गुप्ता के टाइम में हमने कुछ कॉमन बातें देख ली कि गुप्ताओं के बाद से और अगले 1500 साल तक लगभग कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो लगभग 1000 साल तक, है ना, कोई भी क्वेश्चन आएगा कि शहरों का पतन हो रहा था, क्या कारण थे, क्या प्रभाव थे, तो सेम आंसर आएगा। सामंतवाद का उदय हो रहा था, क्या कारण थे, क्या प्रभाव थे, तो लगभग सेम आंसर आएगा। कई सारे वंश आएंगे, जैसे कि अभी आपने देखा कन्नौज के मौखरी, फिर कन्नौज के हर्षवर्धन, गुर्जर प्रतिहार, तो उन सबका उत्तर प्रदेश पे क्या प्रभाव था, कोई भी आ जाए सबका सेम आंसर आएगा। तो हमें क्या देखने हैं, वो जो अलग अलग वंश आ रहे हैं, बस किसने स्थापना करी, कौन राजा था, कैसे अंत हुआ, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लेनी है और उसको इसी में जोड़ देना है। मान लो ये आ जाए कि जो हर्षवर्धन काल है उसका उत्तर प्रदेश में प्रभाव लिखो, तो पहले इसका कुछ शुरू में बताओगे ना कि पुष्यभूति वंश का था और इसने अपनी बहन राज्यश्री को बचाकर कन्नौज में राजधानी बनाई और उत्तर प्रदेश पर व्यापक प्रभाव हुए। तो इस तरह से हम इस मटेरियल को यूज करेंगे, है ना।
कुछ एक दो नाम यहाँ पॉलिटिकल हिस्ट्री से उठा के और इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में हम यूज कर लिया करेंगे। तो ये 3 कॉमन क्वेश्चन है, सहर्ष और सामंतवाद का उदय, शहरों का पतन और उत्तर प्रदेश पे प्रभाव। प्रभाव वाले में जो पॉलिटिकल, बाकी तो कॉमन है लेकिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो सब में अलग है ना, कि सबके राजाओं के नाम अलग हैं, तो वो हम अलग से देख रहे हैं। तो हमने किस किस के देख लिए, हमने कन्नौज के मोखरी में देख लिए कौन कौन राजा हुए, हरिवर्मन, गृहवर्मन, पहले गुप्ताओं के सामंत थे, 3 बातें याद हो गई, कहीं यूज कर लेंगे। फिर हमने हर्षवर्धन में देख लिया, पहले थानेश्वर पुष्यभूति में थे, फिर राज्य सिटी को छुड़ाया, कन्नौज को कैपिटल बनाया, संपूर्ण उत्तर प्रदेश, खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं, लगभग नॉर्थ इंडिया उस पर कंट्रोल किया। ठीक है, ऐसे ही हम आगे वालों में देखेंगे। इनके बाद में कौन आएंगे भाई, हर्षवर्धन के बाद में तो कुछ छोटे छोटे बनेंगे, उनमें फिर यहाँ पे इस पूरे इलाके में आ जाएंगे गुर्जर प्रतिहार, यहाँ आ जाएंगे राष्ट्रकूट, यहाँ आ जाएंगे पाल, तो 3 आएंगे फिर ये, है ना। और इन तीनों में होगा त्रिपक्षीय संघर्ष और इसी समय होंगे अरब आक्रमण, है ना। तो हमें यहाँ पे 2 बातें समझनी है। अरब आक्रमण तो चूंकि उत्तर प्रदेश से अलग हो रहे थे तो उस पर तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, कन्नौज को लेके हो रहा था, कन्नौज यूपी में है, तो इस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और जो इस त्रिपक्षीय संघर्ष में जो सत्ता नॉर्थ इंडिया से भाग ले रही है, जिसका उस समय उत्तर प्रदेश पे कब्जा है, वो कौन है, गुर्जर प्रतिहार, तो इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। गुर्जर प्रतिहार पे आया तो वो हमें आता है, यही तो पूछेगा यूपी की भूमिका या गुर्जर प्रतिहार का उत्तर प्रदेश पे प्रभाव। 8 प्रभाव रेडीमेड हम पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में देख लेना। बस हम क्या पढ़ेंगे यहाँ गुर्जर प्रतिहार में, थोड़ी सी जानकारी पता तो चले, 8 प्रभाव तो याद करके आ गए कि भाई कौन थे, तो कौन फाउंडर था, कौन से राजा थे, फिर कैसे पतन हुआ, बस इतना देखेंगे हम इस वाले टॉपिक में। और क्वेश्चन आएगा तो दोनों को मिला के लिख देंगे। ये त्रिपक्षीय संघर्ष, इसके क्या कारण हुए और क्या प्रभाव यूपी पे हुए, इसको हमने पढ़ना है। मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष देखते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा तो पहले एक परिभाषा लिखेंगे कि ये क्या था, नाम से पता चल रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष 3 राजाओं के मध्य का झगड़ा था जो कि कन्नौज पे कब्जा करने के लिए हुआ। तो 3 राजाओं का पता हो वंश तो लिख दोगे, है ना। तो देखो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट शक्तियों के बीच लड़ा गया एक दीर्घकालीन युद्ध था, है ना। रेफर टू अ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट, अरे 200-250 साल तक चल रहा है तो खाली कॉन्फ्लिक्ट नहीं लिख सकते ना। रेफर टू अ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट टू कैप्चर कन्नौज बिटवीन गुर्जर प्रतिहार, पाल एंड राष्ट्रकूट ड्यूरिंग द 8th to 10th सेंचुरी। आसान है, लिख लोगे। तो आपने करना क्या है, अगर ये आ जाए कि इसके क्या कारण थे, क्या प्रभाव थे, तो पहले डेफिनेशन बना दी क्या था कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, फिर हेडिंग डालेंगे कारण लिख देंगे, फिर हेडिंग डालेंगे प्रभाव उत्तर प्रदेश पे, प्रभाव लिख देंगे, फिर एक कंक्लूजन लिख देंगे, है ना। तो ये जो परिभाषा है इसी में आप ये लिख सकते हो, बाकी तो ये प्री के लिए काम का है कि चूंकि ये 200-250 साल तक चला है तो इसमें फेज हैं। पहले फेज में कौन कौन से राजा लड़े तीनों जगह से, फिर लड़ा के शांत हो गए, है ना। फिर दोबारा लड़ाई शुरू हुई कुछ 15-20 साल बाद, फिर दूसरे फेज में कुछ लड़े और फिर वो कंटिन्यू लड़ते रहे, वो राजा उसके बाद दूसरा राजा, ऐसे पहले में भी। तो आप ये कर सकते हो परिभाषा के साथ में ऐसे भी लिख सकते हो चरण 1, और उसमें तीनों राजा की, राष्ट्रकूट की तरफ से कौन था, पाल की तरफ से कौन था, गुर्जर प्रतिहार की तरफ से कौन था, और चरण 2 उनकी तरफ से कौन था। वैसे लिख नहीं पाओगे इतना, 125-200 शब्द में लिखना होता है भाई, तो इतनी सी ही तो लिख पाओगे। इंट्रोडक्शन इतना बड़ा कैसे लिख दोगे, फिर भी लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। वैसे तो ये कौन से चरण में कौन सा राजा लड़ रहा था, प्री के लिए काम का है, ठीक है, प्री के लिए। तो आप देख लो कौन कौन से थे। देखो तो 3 फेज में क्या क्या हो रहा है, प्री के लिए काम का है ना, मेंस के लिए उतना नहीं है। मेंस में बस आप डेफिनेशन लिख के सीधा कारण डाल के कारण लिखना शुरू कर दोगे, हम देखेंगे अभी कारण, थोड़ा सा समझ लो। फेज 1 में गुर्जर प्रतिहार, पाल एंड राष्ट्रकूट। तो गुर्जर प्रतिहार की तरफ से वत्सराज, इनसे धर्मपाल, राष्ट्रकूटों में गोविंदा 3। हो क्या रहा है,
इनने इनको हरा दिया और कन्नौज छीन लिया। फिर इनका दूसरा राजा आया, उसने इसको हरा दिया, कन्नौज छीन लिया। फिर राष्ट्रकूट गोविंदा III ने नागभट्ट III को हरा दिया, कन्नौज छीन लिया। क्या क्या हुआ पहले चरण में पता चल गया। पहले पालों ने इनको हराया, गुर्जर प्रतिहार को, फिर गुर्जर प्रतिहार ने पालों को हराया, फिर गोविंदा III ने इन दोनों को हराया, है ना। तो पहले चरण में कोई डिसीजन नहीं हो पाया कि कन्नौज किसके पास रहेगा। कई लड़ाइयां होती रही और कन्नौज की पोजीशन बदलती रही, कभी राष्ट्रकूटों के पास भी रहा, पालों के पास भी रहा और गुर्जर प्रतिहारों के पास भी। फिर फेज 2 शुरू हुआ। फिर गुर्जर प्रतिहारों का सबसे महान राजा मिहिर भोज, उसने कन्नौज पे कब्जा कर लिया। और फिर इन्होंने सबने, देवपाल ने, कृष्ण III ने, इंद्र III ने कोशिश करी, लेकिन कोई इससे कन्नौज को छीन नहीं पाया। फिर महेंद्रपाल, उसका कन्नौज पे कब्जा रहा। तो ये युद्ध निर्णायक रहा कि कन्नौज पे किनका कब्जा रहा, गुर्जर प्रतिहार। तो आप चाहो तो चरण 1 चरण 2 करके लिख सकते हो, वरना सिंपल सा आपके लिए यह है कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य कन्नौज पे कब्जे के लिए इन 3 शक्तियों के मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसे कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं। इस युद्ध के कारण निम्नलिखित हैं। हेडिंग डाल के, अगर आप ये लाइन लिखोगे तो हेडिंग नहीं डालोगे ऑब्वियसली, फिर तो आप सीधे कारण लिखना शुरू कर दोगे कि इस युद्ध के निम्नलिखित कारण है। लेकिन अगर आप ऐसे लाइन नहीं लिखते हो तो आप सीधा कि क्या कारण थे और देखो तो क्या क्या कारण है देखते हैं। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अभी हमने देखा कन्नौज के मोखरी, फिर हर्षवर्धन पूरे उत्तर भारत का राजा हो गया था। तो ये एक सांकेतिक हो गया कि जो राजधानी पे कब्जा करेगा उसका उत्तर भारत पे कब्जा माना जाएगा, और राजधानी क्या थी, कन्नौज। तो रणनीतिक महत्व हो गया ना, डन। तो एक इसका रणनीतिक महत्व यह है कि ये सिंबल ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज था, और दूसरा कि ये ट्रेड रूट जा रहे हैं नॉर्थ के साउथ के, यहाँ पे मान लो कन्नौज है, तो अगर किसी को ट्रेड पे कंट्रोल करना है तो उसे कन्नौज पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो क्रॉस रोड ऑफ मेजर ट्रेड रूट था, पावर प्रेस्टीज का सिंबल था, फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन था तो उपजाऊ था, रिवेन्यू ज्यादा मिलेगा। तो ये सब इसका रणनीतिक महत्ता थी। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस डाल के 3 बातें लिख देंगे, क्रॉस रोड ऑफ मेजर ट्रेड रूट एंड लोकेटेड इन फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन एंड सिंबल ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज। इस वजह से हर आदमी इस पे कब्जा करना चाहता था। 200-250 साल तक युद्ध चला। बहुत शॉर्ट में लिखना है ना, हो गया पहला। फिर एम्बिशंस ऑफ रीजनल पावर्स। ये जो थे राष्ट्रकूट, ये इधर विस्तार करना चाहते थे, गुर्जर प्रतिहार नीचे विस्तार करना चाहते थे, पाल इधर करना चाहते थे। तो आप सोच के बताओ, इनमें झगड़ा नहीं होगा फिर? ऑब्वियसली है ना। तो अगर इनमें ये महत्वाकांक्षाएं ना होती, क्षेत्रीय शक्ति से राष्ट्रीय शक्ति बनने की महत्वाकांक्षाएं ना होती, तो ये झगड़े नहीं होते, है ना। अगला कारण, अगर हर्षवर्धन का कोई उत्तराधिकारी होता, पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं होता, तब भी झगड़ा नहीं होता। तो पॉलिटिकल वैक्यूम था, इस वजह से हर कोई चाह रहा था हम कब्जा कर लें। तो ये भी एक कारण था, पॉलिटिकल वैक्यूम आफ्टर हर्षास डेथ। इन्हें सबको मिला के वैसे देखें तो 5-6 कारण हो गए, और ऐसे करके लिखोगे तो 3 कारण इसमें, 2 कारण इसमें, ऐसे है ना। अगला कारण क्या है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड पावर स्ट्रगल। ये क्या था भाई, इसको समझ लो। जैसे मान लो एक राजा यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये वाला जो राजा है, क्या कोई इसकी सत्ता को इसी के भीतर चुनौती नहीं दे रहा होगा? इसका भाई, इसका भतीजा, इसका बच्चा, है ना, या इसका कोई चाचा, कोई ताऊ, वो सोच रहा होगा मैं राजा बन जाऊं। आंतरिक चुनौतियां होती हैं एक राजा को कि उसकी सत्ता को कई लोग चुनौती दे रहे होते हैं, वो उसको हटा के राजा बनना चाहते हैं। तो राजा को इनसे बचने के लिए जरूरत होती है जनता के समर्थन की, सेना के समर्थन की, वहां का अभिजात्य वर्ग के समर्थन की। और वो समर्थन पाने का एक तरीका यह है कि अगर इस राजा ने, राष्ट्रकूट ने यहां हमला करके कन्नौज को हरा दिया, सोचना तो ये राजा फेमस नहीं हो जाएगा। और अगर ये फेमस हो गया अपने इलाके में, जनता का और पूरे वर्ग का इसको समर्थन है, तो वो जो लोग इसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मान लो कोई पॉलिटिकल पावर इंडिया में है, वो पाकिस्तान को हरा दे, उसका कुछ इलाका कब्जा ले, तो फिर चुनाव हो जाए तो अगले चुनाव में, समझ रहे हो आप, कोई हरा नहीं पाएगा उसको। तो ऐसा हमेशा होता रहा है पूरी हिस्ट्री में। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे गुर्जर प्रतिहारों के यहाँ, तो वो दूसरे पे हमला करके जनता का ध्यान
वहां से भटकाते थे। तो ये इस समय भी हो रहा था। अपनी पावर और प्रेस्टीज को बनाए रखने के लिए किंग जो है वो एक्सटर्नल विक्ट्रीज का मार्ग अपनाते थे। रिलीजियस डिफरेंस ये कारण नहीं है, बट इसने इस झगड़े को इंटेंसिफाई कर दिया। ये लाइन आप जरूर लिखेंगे अगर इसको लिखेंगे तो नॉट अ मेजर रीजन बट रिलीजियस डिवाइड फर्दर इंटेंसिफाई। ये कारण मेजर कारण नहीं था, लेकिन उसने बढ़ावा दिया। कैसे? जो गुर्जर प्रतिहार हैं वो हिंदुज्म को फॉलो कर रहे हैं, बुद्धिस्ट हैं वो पाल हैं। तो अलग धर्म के व्यक्ति होते हैं तो झगड़ा तेजी से बढ़ जाता है। बाहरी हमले भी हो रहे थे। मान लो गुर्जर प्रतिहार हैं, उन पे यहाँ से लगातार अरब अटैक हो रहे हैं, है ना। अरब इन्वेजन के लिए बुलवर्क माने जाते हैं ये। इन्होंने प्रतिरक्षा करी है लगभग 300 साल तक अरब आक्रमण से भारत को बचाए। ये साम्राज्य छोटा छोटा हो गया, तब तक तुर्क आक्रमण होने लगे तो वो नहीं बच पाए। फिर 17 बार फिर गजनी ने लूटा, फिर गोरी ने तो हरा के कंट्रोल कर लिया। ये एक बड़ा वंश था गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार पे इधर से अटैक होंगे तो वो चाहेंगे ना कि इधर थोड़ा विस्तार करके शक्ति अर्जित करें। तो ये भी एक कारण है कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के। हमने 8-10 कारण देख लिए, आ जाएंगे समझ में। अब हम बोल के रिपीट करें, इससे अच्छा तुम पीछे 3 मिनट वीडियो है ना बैक करके और दोबारा से सुन लो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हम कराएंगे तो फिर हमें फिर और एक्स्ट्रा 5 मिनट लगेंगे। इम्पैक्ट क्या क्या हुआ उत्तर प्रदेश पे, तो आप बताओ। झगड़ा करेंगे, धीरे धीरे राजा की शक्ति जो है वो कम हो जाएगी, और जैसे राजा की शक्ति कम होगी तो उसके सामंत अपने आप को स्वतंत्र शासक बनाने लगेंगे। राजपूतों में कहीं आ जाएंगे, कन्नौज में गहड़वाल, कहीं दिल्ली के चौहान, कहीं पे जो चंदेल हैं बुंदेलखंड के चंदेल। तो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन होने लगा। बहुत सारे राजपूत किंगडम बन गए। 2-4 के नाम लिख दोगे यहाँ पे, परमार हो गए, चंदेल हो गए, है ना। परमार मालवा रीजन में थे, आप अपने यहाँ के लिख देना, चौहान लिख देना और चंदेल लिख देना और गहड़वाल लिख देना। ठीक है। फॉरेन इन्वेजन अभी तो बताया, छोटे राजा होंगे तो विदेशी हमले बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे गजनबी के अटैक होने लगे, उसके बाद में फिर गोरी के होने लगे। ठीक। और बाहरी हमले होंगे तो देखो वाइस वर्सा है, ये कमजोर होंगे तो बाहरी हमले होंगे, बाहरी हमले होंगे तो ये कमजोर होंगे, ये कमजोर होंगे तो विदेशी शक्ति के जीतने और भारत में सत्ता स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये हो गया पेव द वे ऑफ राइज ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया। ट्रेड रूट डिस्टर्ब हो जाएंगे, एग्रीकल्चर इकोनॉमी सफल हो जाएगी। छोटे छोटे राजा होंगे तो, है ना। जो कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसमें कितनी सेना मारी जाती है। वही लोग किसानी कर रहे हैं, वही लोग सेना में भर्ती हो जाते हैं, तो उससे फिर मैन पावर कमजोर हो जाएगी। तो इन सब पे तो प्रभाव पड़ेगा। शहरों को लूटा गया, तो ये शहरों के पतन में भी एक कारण है, उनको लूटा जाना। और यहाँ पे भी एक कारण है, त्रिपक्षीय संघर्ष की वजह से बाहरी हमले बढ़े और शहरों को लूटा गया। और उसका हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म पे भी प्रभाव पड़ेगा। जब ये बाहर से हमले होंगे तो गजनी वाले एंड गोरी वाले, तो जो हिंदू मंदिर हैं और जो बुद्धिस्ट मठ हैं उनको तोड़ा गया। खुद जो गजनी के साथ में आया है अलवरूनी, उसने अपनी किताब में लिखा है ना इन चीजों के बारे में। ब्लेंडिंग ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर, इसको अच्छा प्रभाव माना जाता है ना, कि कला संस्कृति तो जितनी ज्यादा जगहों की आपस में मिलती है उसमें निखार होता है। तो इसको एक अच्छा पॉइंट माना जाता है। तो 8-10 आपके प्रभाव हो गए। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष आ जाए तो लिख लोगे कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य इन 3 राजाओं के मध्य, 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच इन 3 राजाओं के मध्य कन्नौज पे अधिकार के लिए हुए युद्ध को कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे कारण, 8-10 कारण आपके पास है। फिर हेडिंग डालेंगे प्रभाव, फिर 8-10 प्रभाव आपके पास है। और फिर एक लिखेंगे कंक्लूजन। इस त्रिपक्षीय संघर्ष ने भारतीय राजाओं को इतना कमजोर कर दिया, फिर पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन कर दिया कि भारत भारी हमलों के लिए वल्नरेबल हो गया, सुभेद्य हो गया। फिर गजनी के अटैक हुए, फिर गोरी के अटैक हुए, और फाइनली जो इस्लामिक सत्ता है उसकी स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके 200 साल बाद में हुआ, लेकिन ये हुआ तब धीरे धीरे वो घटनाएं हुई ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो, द ट्राइपार्टिट स्ट्रगल ऑफ कन्नौज led to the decline of the major dynasties which eventually paved the way for Turkish invasion।
ये गजनबी वाले अटैक सफल नहीं हो पाते, क्योंकि जब तक गुर्जर प्रतिहार बड़ा सत्ता यहाँ पे थी तो अरबों के अटैक ही सफल नहीं हो पाए। लिख लोगे कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। डन। तो आज हम इसमें यहां तक करते हैं, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष तक। अब गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, उसमें कौन कौन राजा थे ये, और इसके बाद में फिर अपना आता है एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तुर्क इन्वेजन। एक काम करते हैं, ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी और देख लेते हैं जल्दी से, फिर वो हम वहां पे देख लेंगे। तो इसमें देखो क्या क्वेश्चन आ सकता है कि इसका यूपी पे क्या प्रभाव था, बता दिया कैसे होगा। बस हमें यहाँ पे इनके कुछ राजा के नाम और ये कैसे हारे, पतन हुआ, यही तो जानना है, और वो भी लिखने में काम आएगा बस ये प्रभाव वाले में कहीं कहीं। तो जल्दी से देख ले रहे हैं। देखो तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में। एक राजपूत वंश था, ये लिख सकते हैं। 2-4 राजाओं का नाम याद कर लेंगे कि पहले इनमें हुआ नागभट्ट वन, फेमस है भाई नागभट्ट वन, अरबों को हराने के लिए। शायद इसका मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति है, मे भी मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख, उसमें इसने नागभट्ट को बताया है, नागभट्ट प्रथम को, कि मलेच्छ नाशक या अरबों को हराने वाला ऐसे। तो ये फेमस है नागभट्ट वन, अरबों को हराने के लिए ना। फिर वत्सराज हो गया, ये भी फेमस है, ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल में भाग लेने वाला पहला राजा है इनकी तरफ से। तो सब में एक दो लाइन अपन जान ले रहे हैं। फिर नागभट्ट 2 है, इसका गोविंद 3 से झगड़ा हुआ है। मिहिर भोज जो है वो इनका सबसे फेमस राजा हुआ है, आदिवारा का टाइटल है इसका। कन्नौज पे देखा हमने, इसके समय पे पाल राष्ट्रकूट सबने हमले करे, कोई जीत नहीं पाया। डन। और तो ये 2-3 राजाओं के नाम आपको पता चल गए। नागभट्ट हो गया है ना, और ये मिहिर भोज हो गया। इसके बाद में महेंद्र पाल हैं, ये फेमस हैं, इनके दरबार में राजशेखर थे, उनकी 2-3 किताबें लिखवाई हैं अभी, जब संस्कृत वाला लिखवा रहे थे ना, मे भी शायद कपूर मंजरी, और इस तरह से 2-3 फेमस इनकी किताबें। और बाद में इनका पतन कैसे हुआ, तो कह रहे हैं 10वीं-11वीं सेंचुरी तक ये बड़े साम्राज्य खत्म हो गया और यहाँ छोटे छोटे वंश आ गए, जैसे कि बुंदेलखंड के इलाके में चंदेल, कन्नौज वाले में गहड़वाल, और जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पे चौहान। इनका जो अंतिम राजा था, तो देखो ये छोटे छोटे सामंती राजा हैं और ये बड़ा किंगडम है गुर्जर प्रतिहार। तो जब गजनी का अटैक हुआ गुर्जर प्रतिहार पे, तो गुर्जर प्रतिहारों का राजा राज्यपाल, उसने युद्ध करने की जगह आत्मसमर्पण कर दिया और गजनी ने फिर वहां आसपास के इलाके हैं उनको लूटा। तो ये इनका एक सामंती राजा है यहाँ पे चंदेल, वहां का राजा विद्याधर, उसको पसंद नहीं आया तो उसने अपने बड़े राजा को ही मार दिया, राज्यपाल को। तो गुर्जर प्रतिहार का अंत कैसे हुआ, राज्यपाल को विद्याधर ने मार दिया, चंदेलों के समझ में आ गया। तो बस 2-3 राजाओं के नाम ही याद रखने थे। नागभट्ट वन हो गया, वत्सराज हो गया। नागभट्ट वन अरबों से लड़ने के लिए फेमस हो गया, वत्सराज जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने के लिए। मिहिर भोज एक बड़ा राजा था और राज्यपाल जो है वो अंतिम राजा था, उसको चंदेलों के विद्याधर ने मार दिया था। डन। बाकी यूपी पे इसके प्रभाव क्या थे, तो 8 से 10 पॉइंट इकट्ठे बता चुके हैं एक ही बार में, वहां से कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 1000 तक हम पहुंच गए। अब यहाँ के बाद में यूपी में 3 राजपूत डायनेस्टी, चौहान, गहड़वाल और चंदेल, उनमें तो यही जानना है बस, 3-4 राजाओं के नाम, है ना। जो 2 मेन चीजें यहाँ पे पढ़नी है वह है तराइन का युद्ध, चंदावर का युद्ध, इन युद्धों के क्या कारण थे और इनके उत्तर प्रदेश पे क्या प्रभाव हुए। ठीक। और गजनी के आक्रमण थे, वो अलग से देखेंगे कि उनका क्या कारण और प्रभाव था। तो इतना पढ़ के कल अपना प्राचीन इतिहास जो है उत्तर प्रदेश का वो कंप्लीट हो जाएगा। आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।